हाय। लास्ट ईयर अक्टूबर से जून 2022 तक एफआईआईज ने इंडियन इक्विटीज में अग्रेसिवली सेलिंग की है, मगर कुछ कंपनीज हैं जिनमें डिस्पाइट हैवी सेलिंग एफआईआईज का स्टेक ओवरऑल राइज हुआ है। ये माना जाता है कि एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिटेल रिसर्च और एनालिसिस करते हैं और एफआईआईज जनरली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए अगर वो कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उससे ये भी पता चलता है कि वो स्टॉक शायद एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट हो सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में जिनमें एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जून 2022 के क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा बढ़ाई है। हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को चुना है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा और 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा है। जिस कंपनी में एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा इंक्रीज की है उस कंपनी को हम लास्ट में कवर करेंगे। हमने 14 सितंबर 2022 के मार्केट ट्रेडिंग प्राइसेस को कंसिडर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी है एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। एरिस लाइफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। कंपनी 280 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और फॉर्मुलेशंस ऑफर करती है। एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड एक प्योर डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन कंपनी है जिनकी कोई भी एक्सपोर्ट प्रेजेंस नहीं है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एफआईआईज ने कंपनी में 2.04% से अपना स्टेक बढ़ाया है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप डिफरेंट हेल्थ सेगमेंट से कुछ इस तरह है। कंपनी की टॉप 15 मदर ब्रांड्स उनके रेवेन्यू में 75% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इन टॉप 15 ब्रांड्स में से उनके 9 ब्रांड्स अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स में टॉप 5 ब्रांड्स में आते हैं। कंपनी की रीच के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 22 सेल्स डेपो, 2069 स्टॉकिस्ट और 5 लाख से ज्यादा रिटेल केमिस्ट हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते जा रहा है क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स के बारे में। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राज इंडस्ट्रीज भारत की एक लीडिंग बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी एक्सपर्टीज एथेनॉल प्लांट्स के प्रोसेस डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन एंड कमीशनिंग में है। इसके साथ साथ ही ये कंपनी में हाई प्योरिटी सिस्टम्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ब्रूरी एंड बेवरेजेस और क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड किट्स में एक मेजर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर मानी जाती है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एफआईआईज ने इस कंपनी में 2.09% से अपना स्टेक बढ़ाया है। प्राज इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, जिसको गवर्नमेंट की रीसेंट पॉलिसी से काफी सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिल सकता है। इस कंपनी का स्टॉक पिछले 1.5 ईयर्स में 5 टाइम्स हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट का 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट, जो फिलहाल फास्ट ट्रैक होके 2025 में रीशेड्यूल किया गया है। इसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू मिक्स और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में भी हेल्दी डाइवर्सिटी है। कंपनी का कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी से एक्सपोजर उनके लिए एक रिस्क है। एक इनहेरेंटली साइक्लिकल स्पेस में ऑपरेट करने के कारण एंड यूजर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में स्लो डाउन आने से प्राज इंडस्ट्रीज की टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 17 और फाइनेंशियल ईयर 20 में इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते इंडस्ट्रियल कैपेक्स मोमेंटम वीक रहा था और साथ में वर्किंग कैपिटल साइकिल भी काफी स्ट्रेच हुई थी। इसकी वजह से प्राज के रेवेन्यूज में गिरावट देखी गई थी उस पीरियड में पर्टिकुलरली। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज दिखाए हैं। तीसरी कंपनी है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। IIFL फाइनेंस लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इनके मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं हाउसिंग फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस। इसके अलावा कंपनी माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस लोन्स के बिजनेस में भी ऑपरेट करती है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एफआईआईज ने IIFL फाइनेंस में 2.39% से अपना स्टेक बढ़ाया है।
35% के साथ हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी के लोन बुक में हाईएस्ट शेयर है। गोल्ड लोन्स का शेयर पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। 2017 में 13% से बढ़ के Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में गोल्ड लोन्स का शेयर 32% का हो गया है। IIFL फाइनेंस ने न केवल अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIMs को मेंटेन किया है, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट भी दिखाया है। NIM कंपनी को अपने दिए हुए लोन्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है और कंपनी को जो अपनी लाइबिलिटीज पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसका डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में IIFL फाइनेंस ने 7.8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिपोर्ट किया है। कंपनी ने अपने ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को काफी स्टेबल रखा है। कोविड-19 के शॉक के बाद कंपनी ने अपने ROE और ROA में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। ROE ये दिखाता है कि अपनी इक्विटी की तुलना में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, और ROA ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स जो IIFL फाइनेंस के केस में एडवांसेस हैं उस पे कितना प्रॉफिट कमाया। ये रेशियोज जितने ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। एसेट क्वालिटी के मामले में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। इनका GNPA शार्पली शूट अप होकर 3.15% हो गया है। साथ ही में इनका NNPA भी फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ के 1.83% हो गया है। हालांकि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, पर आने वाले समय में अगर IIFL फाइनेंस अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाई तो उनके बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों ही जितना कम हो उतना अच्छा होता है। चलिए अब IIFL फाइनेंस लिमिटेड के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। चौथी कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पॉलिएस्टर फिल्म्स बनाने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी मेनली BOPP यानी कि बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, ब्लोन PPPE यानी कि पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीएथिलीन, और CPP यानी कि कास्ट पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल यूजेजेस में यूज होते हैं। कंपनी के पास प्लास्टिक फिल्म्स में 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उनके पास वर्ल्ड वाइड वेयर हाउस और ऑफिस के साथ 5 कंट्रीज में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में FIIs ने कंपनी में 2.55% से अपना स्टेक बढ़ाया है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 95% से भी ज्यादा की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करती है। वहीं इंडस्ट्री एवरेज 71 से 82% पे है। इससे कंपनी अपने पियर्स को आउट परफॉर्म कर पाती है। कंपनी ने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर्स को 23.6% CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ और 16% CAGR का सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया है, जो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस की तरफ पॉइंट आउट करता है। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में अराउंड 6 करोड़ रुपीस R&D में स्पेंड किए थे। कंपनी के पास 11 इन हाउस R&D प्रोफेशनल्स और 27 पेटेंट्स हैं, जिसके कारण कंपनी अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर पा रही है। पॉलीप्लेक्स के लिए एक थ्रेट ये है कि उनके की रॉ मटेरियल्स टेरापेथिलिक एसिड यानी कि PTA और मोनोइथिलीन ग्लाइकोल यानी कि MEG क्रूड ऑयल से डिराइव होते हैं, और क्रूड ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी आने पे कंपनी के प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और तो और कंपनी का 80% रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से आता है। करेंसी रेट्स में फ्लक्चुएशंस के कारण भी कंपनी के टॉप लाइन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 72% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर रेगुलेशन में चेंज आता है तो इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। चलिए पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं। और लास्ट कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी मेनली पेप्सिको के ऑपरेशंस को केटर करती है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस बेस्ड ड्रिंक्स और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। वरुण बेवरेजेस इंडिया में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। कंपनी के 31 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में। इसके अलावा कंपनी के इंडिया के बाहर नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में भी फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस हैं। कंपनी ने वरुण बेवरेजेस मोजाम्बिक में अपना 41% स्टेक डाइवेस्ट कर दिया है, और वरुण बेवरेजेस जाम्बिया लिमिटेड में अपनी होल्डिंग 60% से 90% तक इंक्रीज कर दी है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में FIIs ने कंपनी में 2.9% से अपना स्टेक बढ़ाया है।
कंपनी की स्ट्रेंथ है उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कंपनी ऑपरेशंस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से हायर एफिशिएंसी डिराइव करती है। कंपनी के पास क्राउन कॉक्स, पीईटी प्री फॉर्म्स, कॉरुगेटेड बॉक्सेस, श्रिंक रैप शीट्स, प्लास्टिक कैप क्लोजर्स और प्लास्टिक शेल्स की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में प्रेजेंस होने की वजह से कंपनी अपने लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस कॉस्ट को बड़े आराम से मैनेज कर पाती है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो रेगुलेशंस और चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस से काफ़ी वल्नरेबल है। डोमेस्टिक बेवरेज इंडस्ट्री सॉफ्ट ड्रिंक्स के कंटेंट को लेके रेगुलेटरी चेंजेस से काफ़ी वल्नरेबल रहती है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और बॉटलिंग प्लांट्स के द्वारा डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंस एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ट्रिगर करते हैं। फरवरी 25, 2022 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर 9.71 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी टॉप 5 कंपनीज जिनमें एफआईआईज ने अपने स्टेक जून 22 एंडेड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किए हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमारा ट्रेडिंग चैनल भी है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.